हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। आज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का पेपर कंडक्ट हुआ है एंड हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक। जो भी क्वेश्चंस थे उनके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। एंड हमारे पास जो पेपर का जो सेट है दैट इज सेट नंबर डी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। द फैक्टर्स दैट कुड डिस्क्वालीफाई एन आर्बिट्रेटर इंटर आलिया आर। इसमें पहला जो स्टेटमेंट था, द आर्बिट्रेटर इज अ पार्टनर इन अ लॉ फर्म एक्टिंग एज अ काउंसिल फॉर वन ऑफ द पार्टीज। सेकेंड था, द आर्बिट्रेटर हैज अ कमर्शियल रिलेशनशिप विद एन अफिलिएट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। अब इसमें क्या है, जब आप सेवेंथ शेड्यूल जब आप देखेंगे ना आर्बिट्रेशन एक्ट का, तब आपको ये दिखेगा कि सब ये जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो वन है वो करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना कि एन आर्बिट्रल अवार्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो ये आर्बिट्रेटल अवार्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना। सो इसका जो ऑप्शन नंबर वन है ये करेक्ट है। देन फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। क्वेश्चन नंबर 103 था कि भाई अगर ए ने पैसे दिए हैं एंड एडवांस एक लोन वो दिया है ऑफ 1 लाख टू बी ऑन इतना इतना तारीख। ये सब आप लोग कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया था इन्होंने। ठीक है, सो अब फाइनल इनका क्या था ये देखिए। ए फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑन इतना इतना। बी टेक्स द प्ली ऑफ बार ऑफ लिमिटेशन ऑन ग्राउंड्स दैट नो सब्सिक्वेंट इवेंट स्टॉप्स द टाइम ऑफ 3 years once it had begun to run on 1/1/2010. Refusal to pay does not amount to acknowledgement. There is no acknowledgement in writing by B since the reply was signed only by the advocate, and there is no acknowledgement in writing by B since the reply was not addressed to A. अब देखिए यहाँ पे जो ये C क्लॉज है ना, यहाँ पे हमें अगर ऑड वन आउट भी अगर हम करते हैं ना, तो यहाँ पे जो ये सी क्लॉज है, ठीक है, वो तो वैसे ही गलत हो जाता। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी है ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी एक्नॉलेजमेंट दे सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे तो ये तो ऑप्शन, ये तो ऑड वन आउट था, तो ये तो गलत हो ही जाता। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा बचा कि साहब कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो स्टॉप नहीं कर सकता, जो टाइम है वो 3 साल का। ये करेक्ट है। ठीक है, प्लस रिफ्यूजल टू पे जो है ना, इट डज नॉट अमाउंट टू एक्नॉलेजमेंट। सो इसमें ए एंड बी करेक्ट थे। तो 103 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ग्राउंड्स ए एंड बी आर करेक्ट बट ग्राउंड्स सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। A with sexual intent touches the breast of X, a boy aged 12 years, under the protection of children from sexual offences act 2012। अब क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा है। A with a sexual intent touches the breast of X, a boy aged 12 years। ठीक है, सो अब जो ये ब्रेस्ट होती है एक्चुअल में, ये तो इन्होंने इनको या तो यहाँ पे गर्ल लिखना चाहिए था या इन्होंने यहाँ पे जानबूझकर बॉय लिखा है। तो ना ही यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट होगा, ना ही सेक्सुअल हरासमेंट होगा, ना ही एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होगा। यहाँ पे आएगा नो ऑफेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लॉ में ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, नो ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में वो में ही इन्होंने क्या किया है, इन्होंने छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दी हैं। ठीक है, सो बहुत ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना था यहाँ पे ये वाले एग्जाम पेपर में। फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 105 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012। इसका ऑप्शन नंबर जो वन है ना, that is correct. In case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor in presence of woman investigating officer। अब ये जो woman investigating officer है ना, ये requirement नहीं है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड है या फिर है इन एनी पर्सन इन whom द चाइल्ड रिपोजेस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सेक्शन भी पढ़ेंगे तब वहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं लिखा है। एंड चूंकि यहाँ पे आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर वन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। अंडर द Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, the special court
shall complete the trial as far as possible within the period of, तो वहां पे 1 साल के अंदर अंदर जब भी आप कॉग्निजेंस लें तब आपको ट्रायल कंप्लीट करनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, अंडर सेक्शन 24 ऑफ द पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम शैल एज फार एज प्रैक्टिसेबल बी रिकॉर्डेड बाय अब तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो करेक्ट है कि जो भी उसका जो भी स्टेटमेंट होता है ना वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड वो जो है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक, सो यहाँ पे जो 108 का जो आंसर जाएगा दैट इज, यहाँ पे अब इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ना, फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स केम फॉर क्लास, ये गलत है जहां तक है। ठीक है, सो इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 109 में, डोमिनेशन एंड इनइक्विटीज ऑफ पावर एंड वेल्थ आर पेरिनियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विद रेफरेंस टू द अबव सेंटेंस द एंटोनिम ऑफ द पेरिनियल विल बी। सो जो पेरिनियल वर्ड है ना उसका जो एंटोनिम होता है दैट इज एफिमेरल। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, अ पर्सन हु कैन स्पीक इन अ मैनर दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिस्टेंस और फ्रॉम अनदर सोर्स इज कॉल्ड। अब इन ऐसे लोगों को बोला जाता है वेंट्रिलोक्विस्ट बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ना दैट इज करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन्होंने पूछा है। तो स्पेलिंग जो है ना एक्विजिस की, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है क्वेश्चन नंबर 111 का वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, डायरेक्ट हैज द मिडास टच एंड इज डूइंग वेल इन हिज बिजनेस। ठीक है, सो अब जो ये मिडास टच का यहाँ पे जो अंडरलाइन इन्होंने तो नहीं करा है, बट ये मेरे हिसाब से जो ये मिडास टच है ना, ये शायद इनको अंडरलाइन करना था, ये भूल गए हैं, क्योंकि इसमें फ्रेज जो है वो एक यही है कि साहब मिडास टच क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर 3, टू हैव द एबिलिटी टू मेक मनी। अब यहाँ पे ना आप ये बिजनेस से भी आप लगा सकते थे अंदाजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। सो इसकी जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। सो इसमें ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, the drawstrings of the dress came dash, I certainly do not want to dash my original document, it is emotionally draining to dash a parent। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली अगर आपको एल डबल ओ एस में एंड एल ओ एस में मतलब पता होता ना, अगर मतलब पता होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया होगा। सो इसका जो क्वेश्चन 114 है ना उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, एल डबल ओ एस मतलब कोई चीज वो जैसे लूज हो गई, ठीक है, ढीली पड़ गई। एंड एल ओ ऐसी मतलब कि भाई जैसे खोना या कुछ करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, रेस इप्से लोक्यूटर मींस, यहाँ पे इसका मीनिंग पूछा गया था। ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज करेक्ट, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, द टर्म ceteris paribus मींस, तो सेट्रस पेरेबस का मतलब होता है कि ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या इक्वल। सो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, व्हाट वाज द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की टोटल मेंबरशिप कितनी थी यहाँ पे ये पूछा गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 389 थी जो टोटल मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द आईसीए 1872, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. Where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires। ठीक है, सो इसमें ये दोनों ही करेक्ट हैं, ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, पूछ रहा है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और बिजनेस इज टू दैट एक्सटेंट
अब यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ये वॉइड होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, क्या पूछ रहा है वो, एज पर सेक्शन 22 ऑफ द आईसीए अ कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट इज, अगर हमें सेक्शन 22 यहाँ पे याद रहा होगा, ठीक है, सो उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इट इज नॉट वॉइडेबल, सो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए कि यश ने एम्प्लॉय किया अमन को टू स्टॉप अमित एंड अग्रीज टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट द ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। अब जैसा आप लोगों को पता होगा कि सब क्रिमिनल एक्ट का कोई भी इंडेमनिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यश इज नॉट लायबल टू इंडेमनिफाई अमन फॉर दोस डैमेजेस। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन 122 देखते हैं। As per the Indian Contract Act 1872, a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of a default is called a contract of। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने शायद ऑप्शन नंबर 2 लगाया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, गारंटी। देन क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, अंडर सेक्शन 130 ऑफ आईसीए कंटिन्यूइंग गारंटी may at any time be revoked by surety as to future transactions। अब इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर को नोटिस वो देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, dishonestly receiving or retaining any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen is punishable under section। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली सेक्शन पूछ लिया है, सो इसका जो क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, सेक्शन 411 ऑफ आईपीसी, ये यहाँ पे करेक्ट जाएगा। सो 124 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी which provides that whoever sentenced to imprisonment for life commits murder shall be sentenced to death was struck down by the Supreme Court in, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन करा गया था सेक्शन जो 303 है इन मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो 125 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ हम चलते हैं। मैं फिर एक बार ये बता दूं आप लोगों कि हमारे पास जो सेट है दैट इज सेट नंबर डी, और अभी हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 126 था ना कि साहब ए ने फाइल करा सूट फॉर पिटिशन अगेंस्ट हिज ब्रदर मिस्टर बी क्लेमिंग वन हाफ ऑफ द शेयर इन द सूट प्रॉपर्टी। सो बेसिकली इतनी पूरी कहानी का इनका जो एक सार था वो ये था कि साहब क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी प्लेंट में, और फिर इन्होंने नीचे यहाँ पे चार इन्होंने ऑप्शंस वो दे दिए कि साहब एक तो केस लॉ मतलब एक तो फैक्चुअल ऑप्शन वो दे दिया, और एक वो दे दिया इन्होंने क्या कहना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑप्शन वो दे दिया कि बेस्ड ऑन लॉ जो है जिसका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, यस बिकॉज नो पार्टी शुड सफर ड्यू टू लैप्स ऑफ द काउंसिल एंड द मैटर वाज एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब चूंकि भाई काउंसिल की गलती से, क्योंकि उसने भी ये बताया ना कि सब काउंसिल की गलती से ऐसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ही स्टेटेड दैट द सेड फैक्ट्स वर इनएडवर्टेंटली लेफ्ट आउट बाय हिज लॉयर व्हाइल ड्राफ्टिंग द प्लेंट। अब होता क्या है कि जो भी ट्रायल कोर्ट होता है सिविल केसेस में सेक्शन 151 में उनके पास होती है क्या, इनहेरेंट पावर। ठीक है, तो अब हो सकता है ऑप्शन 1 भी करेक्ट वो मान लिया जाए। ठीक है, या फिर अब ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अगर हम लीगली चले ना, सो ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, नो बिकॉज एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी cannot be moved after commencement of the trial and these documents were always within the knowledge of the plaintiff। ठीक है, अब ये यहां तक तो बात सही है कि साहब ऑर्डर 6 रूल 17 में जो भी अमेंडमेंट है ना या जो भी ऐसी एप्लीकेशन है ना वो आप सिर्फ तभी तक मूव कर सकते हो जब तक ट्रायल कमेंस नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ऐसा उसने ऊपर कहा कि साहब मैंने तो बताया था साहब लेकिन मेरे काउंसिल ने नहीं लिखा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट माना जा सकता है। सो इसमें ये हमारी भी टीम को एक डाउट है, सो इसमें आप लोग देख लीजिएगा या तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जाएगा या ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। A filed a civil suit, sorry, a civil suit was filed under Order 37 of the Code of Civil Procedure (CPC). The defendant filed an application under Order 37, Rule 35, seeking leave to defend. The said application of the defendant was dismissed by the trial court and the suit was decreed
under which provisions is recourse available to for the defendant against the said impugned order। ठीक है, तो अब उस impugned order के अगेंस्ट ना आप जो जाएंगे, आप जाएंगे रिवीजन में, दैट इज सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, सेक्शन 115 सीपीसी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर 43 नहीं होगा। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी provides for definition of degree which of the following will be included in the definition of a degree। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा इंक्लूडेड है डिग्री की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, सो जो 128 है ना, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ही है, ओनली वन, दैट इज ऑर्डर पास्ड रिजेक्टिंग अ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, चलिए क्या लिखा हुआ देखते हैं। where one of several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is under any legal disability and a discharge can be given without the concurrence of such person, time will run against them all। ठीक है, बी क्लॉज देखिए क्या है, बी स्टेटमेंट क्या है, where no such discharge can be given, time will, अब यहाँ पे जब आप सेक्शन पढ़ेंगे ना, तब वहां पे लिखा time will not run as against such of them as do not suffer any such disability। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। एंड ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट the day on which the judgment complained of was passed if pronounced in open court in the presence of the party cannot be excluded। ठीक है, बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 में वो ये बता रहे हैं कि साहब अगर पार्टी उस टाइम पे प्रेजेंट है ना इन द कोर्ट, जिस दिन वो जजमेंट प्रोनाउंस करा जा रहा है, वो वाला जो जो डे है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई जब तक आपके हाथ में वो जजमेंट नहीं आ जाता तब तक का तो वो जो पीरियड है जो भी, वो तो एक्सक्लूड रहेगा ही रहेगा। ठीक, सो इसका ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से जो 1 है ये करेक्ट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या लिखा है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैड बीन प्रोसिक्यूटिंग अनदर सिविल प्रोसीडिंग against the defendant in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature was unable to entertain it shall be excluded, but it is necessary that the other case was prosecuted with due diligence and good faith। It is not necessary that the other suit related to same matter in issue। It is necessary that the defect only related to territorial jurisdiction। ठीक है, अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। It is necessary that the other case was prosecuted with due diligence and in good faith। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, where the suit is based upon the fraud of a defendant, the period of limitation shall not begin to run until the plaintiff has discovered the fraud or could with reasonable diligence have discovered it, be deemed to be 12 years from the date of transaction। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के लिए हम लोग एक्चुअल में श्योर नहीं है, तो हमारे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ना क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। Which of the following is not an essential requisite of a valid acknowledgement under section 18 of the limitation act। कौन सा इसमें essential requisite नहीं है लिखा है, is not an essential requisite यहाँ पे mentioned है। ठीक है, सो 133 का जब ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे ना, it must bear a date in writing। ठीक है, अब अगर डेट उस पर नहीं भी मेंशन्ड है ना, तो फिर उसके लिए ओरल एविडेंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, सो इसका जो जो क्वेश्चन 133 है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 134 देखिए, against an award in a domestic arbitration at Delhi, a petition under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 can be filed before। So इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज करेक्ट, बिफोर एनी सिविल कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ओवर द आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसका एक हमको ऑप्शन नंबर 3 भी लग रहा था। ठीक, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमको लग रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। द कमिटी गेव देयर डैश टू द डिसीजन
ठीक, अब इसमें बस स्पेलिंग का ही फेर है, एक ए डबल एस ई एन टी है और एक ए डबल सी ई एन टी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर वन, ए डबल एस ई एन टी, असेंट जिसको बोलते हैं हम। ठीक, ए डबल सी ई एन टी इज एक्सेंट बेसिकली, कि जिस वे में कोई बोलता है। क्वेश्चन 136 देखिए, द प्रिंसिपल प्रेसाइडेड डैश द मीटिंग। सो इसका करेक्ट होगा द प्रिंसिपल प्रेसाइडेड ओवर द मीटिंग। सो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। क्वेश्चन 137 देखिए, the expression the jury is still out means, ऑप्शन नंबर इसका वन करेक्ट है, फाइनल डिसीजन हैज नॉट बीन मेड। ठीक है, सो द जूरी इज स्टिल आउट का जो मतलब होता है ना, दैट इज कि जो भी अभी फाइनल डिसीजन है वो हुआ नहीं है। क्वेश्चन 138 देखिए, द ऑफेंडर परसिस्ट डैश टेलिंग लाइज, शी रिकंसाइल्ड डैश her family and he was sentenced डैश टू डैश डेथ। तो क्वेश्चन नंबर 138 जो है उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर टू, इन विद एंड टू। द ऑफेंडर परसिस्ट इन टेलिंग लाइज, she reconciled with her family and he was sentenced to death। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, आई डैश द बार लाइसेंस सिंस 2001। So, हमारे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज आई एम हैविंग द बार लाइसेंस सिंस 2001। इसका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट जाना चाहिए। क्वेश्चन 140 देखिए, the poet made and dash to his predecessors in his creative work. The truth has dash us all. Many devices work on the principle of optical dash. So जो क्वेश्चन 140 है इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, अल्यूजन, इल्यूडेड एंड इल्यूजन। ठीक है, नाउ फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 141 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कि साहब इसमें किसकी स्पेलिंग एक्चुअल में ना गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 141 का जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर टू, एड वेलोरम नहीं होता है, यहाँ पे आर ई एम होता है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 142 देखिए, अ पॉलीमिसिस्ट इज, सो एक पॉलीमिसिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु इज गुड एट मेकिंग फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट या इररिलेवेंट डिबेट्स समझिए इससे। ठीक है, सो क्वेश्चन 142 का जो ऑप्शन नंबर वन है दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट इस पार्ट के लिए, मतलब इस हिसाब से। नाउ क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, फिर आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन है ये। A nomination of an arbitrator is made by a person who is himself ineligible to act as an arbitrator under section 12(5) read with 7th schedule to the arbitration and conciliation in 1996। in such a case, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू। जो नॉमिनी है ही कैन नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर बिकॉज वो खुद तो इनएलिजिबल है ही। ठीक है, सच नॉमिनेशन वुड बी वॉइड इन वॉइड एब इनिशियो। सो इसका जो ऑप्शन नंबर थ्री है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन 144 देखिए, अ पार्टी सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर थ्रू द हाई कोर्ट और इट्स डेजिग्नेट शैल मेक अ रिक्वेस्ट अंडर। सो ये जो रिक्वेस्ट करी जाएगी ना, सो ये रिक्वेस्ट करी जाएगी अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 6 सबसेक्शन 6 के अंदर ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। सो इसका जो ऑप्शन नंबर थ्री है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन 145 देखिए, ये इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजॉल्व्स टू सिक्योर टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो इसका ऑप्शन नंबर जो वन है दैट इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 के अंदर कौन से राइट इंक्लूडेड नहीं है? दैट इज राइट टू रेसिड एंड सेटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो राइट है ये इंक्लूडेड नहीं है अंडर आर्टिकल 19। यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर नहीं वो देता है हमको अधिकार, आर्टिकल 19। ठीक है, क्वेश्चन 147 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन जो है ना ये नहीं दिया गया अंडर पार्ट 3 एंड इट इज नॉट गारंटीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन। अब यहाँ पे विद इन के बाद ना 24 आवर्स लिखा हुआ है, वहां पे मेंशन्ड है स्पेसिफिकली आर्टिकल 22 के अंदर भी। सो यहाँ पे ना ही 1 वीक आफ्टर अरेस्ट है, ना ही इमीडिएटली है, ना ही 3 डेज आफ्टर द अरेस्ट है।
ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 24 घंटे नहीं मेंशन किया हुआ। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 149 देखिए। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट टू बी इनिशिएटेड बाय। अब जो अमेंडमेंट का जो बिल है ना, वो कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, which where the police submits a final closure report under section 173 CRPC to a magistrate that no incriminating material could be unearthed during the investigation against the accused, the magistrate is, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, that is correct, is not bound by the conclusion drawn by the police and may direct further investigation without hearing the accused or the complainant। ठीक है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, which of the following sections deals with evidence of prosecution। so इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है that is section 242, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, an individual is facing charges under section 376 IPC and section 302 IPC, he avoided police arrest, later he surrendered to a magistrate before whom neither report under section 157 clause 1 CRPC nor copies of entries in the police diary were filed, who remanded him to judicial custody, can such person claim default bail after 90 days if no police report is filed। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यस वो क्लेम कर सकता है डिफॉल्ट बिल। ठीक है, इसको फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट हमारे हिसाब से जो ऑप्शन 1 है दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी कैन, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 239 में डिस्चार्ज दिया हुआ है, so इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, डिस्चार्ज द अक्यूज्ड इफ चार्जेस आर ग्राउंडलेस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 153 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 154। अब पूरा क्वेश्चन नंबर 154 में ना उन्होंने पूरा आपको लिख के दे दिया है ना। अपन इसका डायरेक्ट अगर आंसर देखें तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, बिकॉज देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग सिंस 91 डज नॉट कन्फर एनी लोकस स्टैंडर्ड और लीगल राइट अपॉन द अक्यूज्ड टू मूव एन एप्लीकेशन। सेक्शन 91 जो है ना वो ऑन द अक्यूज्ड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज करेक्ट आंसर। Now question number 155 देखिए, what are the consequences in a case wherein the number of partners in a limited liability partnership falls below 2 partners and one partner still carries on business for more than 6 months while having the knowledge of such a situation। ये पूरा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन 155 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो भी फिर एलएलपी की लायबिलिटी होगी वो उसकी एक पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन 156 देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ एलएलपी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, वाउंड अप ट्रिब्यूनल के द्वारा कैसे हो सकती है, ये भी प्योर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज करेक्ट। 1 2 एंड 3 सभी जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 157, फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 बिल ऑफ हुंडी इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। अब हुंडी भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होती है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी बेस्ड ऑन प्रो नोट इज फाइल्ड 1 day after expiry of period of limitation, there is neither any prayer by plaintiff for continuation of delay nor any objection taken in the WS by the defendant, which of the following statement is correct। अब अगर कोई प्रेयर नहीं करी है प्लेंटिफ के द्वारा फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ डिले, ठीक है, और ना ही कोई ऑब्जेक्शन लिया गया है बाय द डिफेंडेंट, तो हमारे हिसाब से इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 जाना चाहिए वो। ठीक है, बिकॉज एक जो सूट है वो सिर्फ इसलिए कि साहब एक दिन का डिले है, ठीक है, तो वो कॉन्डोन किया भी जा सकता है एंड वो क्योंकि कोई आपने बार उठाया नहीं है तो इस मारे सूट वो डिसमिस भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है हमारे हिसाब से। फिर भी इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा बाकी जगहों से। देन फिर देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 159, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन है विद द प्लेंटिफ क्लेम्स टू बी अ pauper. The suit is deemed to be instituted when his application for leave to sue as a pauper is allowed. Statement number 2 देखिए, counter claim is deemed to be instituted on the same date as the suit in which the counter claim is made. हाँ जी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये इसका करेक्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अलाउड लिखा है ना, बट इन रियलिटी क्या है, जब जिस तारीख को एप्लीकेशन, यहाँ पे जो वर्ड है ना दैट इज मेड, जो करेक्ट वर्ड है दैट इज मेड, नॉट अलाउड। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, फॉलोइंग द यूजुअल प्रैक्टिस डैश डैश डैश, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 160 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन बट डिले में बी कॉन्डोन्ड अपॉन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक और जरा ये देख लीजिए, एक और जो ये क्वेश्चन नंबर 158 है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। इसका मैंने अभी आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 बताया था, ठीक है, बट इसका जो आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 1, द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस एंड नॉट ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, agreed by the judgment and the decree passed in a commercial suit, the defendant filed an appeal to the commercial division of the high court. Which of the following is correct? ठीक, अब इसमें से करेक्ट अपने को देखना है कौन सा था। सो क्वेश्चन नंबर 161 का जो करेक्ट जाएगा आंसर, जो ऑप्शन जो करेक्ट जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सच अपील shall be governed by section 13(1)(a) of the Commercial Court Act. However, if there is a delay in filing the appeal, the same can be condoned under section 5 of the Limitation Act for sufficient cause shown. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, dispute arising out of which of the following is not a commercial dispute. सो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में ना पूरी कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन है। ठीक है, सो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ प्रॉपर्टीज, इट इज नॉट अ कमर्शियल डिस्प्यूट। क्वेश्चन 163 देखिए, ए raises a claim of rupees 5 crores in arbitration, B raises a counter claim of rupees 2 crores in the said arbitration, final award of 4 crores is passed in favor of a specified value for determining the jurisdiction of the court shall be, so इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 5 crores। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, इन अ कमर्शियल सूट एंड एप्लीकेशन सीकिंग अ समरी जजमेंट अंडर ऑर्डर 13A CPC can be filed by the plaintiff. इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 164 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, आफ्टर समन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट एंड प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट। ठीक है, सो क्वेश्चन 164 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 165 देखिए, इन अ कमर्शियल सूट अलोंग विद द प्लेंटिफ मस्ट फाइल डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है, दैट आर relating to any matter in question in the suit are in his power, possession, control or custody as on the date of filing of the plaint. ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 166, in a commercial suit relating to a movable property, the specified value shall be determined by, सो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। ठीक है, जिस टाइम पर सूट फाइल हो रहा है उस टाइम पे कितनी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो वैसे डिटरमाइन करी जाती है, स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अ कमर्शियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो अब ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट, सो इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट जाएगा, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, फॉर अ कंडक्ट टू बी रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट सम मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आईए, द कंडक्ट मे बी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन 169, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन अ, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, व्हेन द कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। ठीक है, ना ही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका, ना ही ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, विल कैन बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 68 ऑफ द एविडेंस एक्ट बाय कॉलिंग, अब वहां लिखा एटलीस्ट वन विटनेस, सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है 170 का दैट इज करेक्ट, वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, इफ अ कोर्ट पुट्स क्वेश्चंस टू अ विटनेस अंडर सेक्शन 165 ऑफ द आईईए, देन ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है,
पार्टीज हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट द क्वेश्चंस, ये भी गलत है, ठीक है। एंड पार्टीज हैव अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, ये भी गलत है। पार्टी को विटनेस का क्रॉस एग्जामिन करने का राइट तब है जब उसको लीव ऑफ द कोर्ट मिल जाए, ठीक है। सो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं क्या लिखा है, देखिए। अंडर द आईए कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ। अब कोर्ट को किसका जुडिशियल नोटिस लेना है और द कोर्ट मस्ट टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 172 का जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज करेक्ट। जो भी लॉज एनफोर्स इन इंडिया है वो करेक्ट। अब यहाँ पे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा है, ठीक है। जब आप बेरेट देखेंगे तो यहाँ पे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो अब इस चीज को छोड़ते हुए है ना 1 2 एंड 3 सब करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 173 देखिए, राधे समन्ड बाय द प्लेंटिफ ओनली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 173 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय ईदर ऑफ देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, एज पर सेक्शन 23 ऑफ द आईसीए कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट is unlawful if the code regards it as immoral. It is of such a nature that, if permitted, would defeat the provision of any law. It involves or implies injury to the person or property of another. ठीक है। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ना दैट इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। Sarita promises to deliver goods to Babita on a certain day on payment of rupees 20,000. Sarita dies before that day. Under the ICA Indian Contract Act 1872, अब सरिता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना दे आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। ये डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया है आपका। सो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है ना दैट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, A has been awarded a contract by an electricity distribution company to lay underground cables and junction box at appropriate places to replace the existing apparatus in a residential locality B. A local resident protests against this etc etc, यहाँ तक जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो काम है ना दैट इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। या फिर ये मान लीजिए कि साहब एक रिवैम्पिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ना दैट इंजंक्शन कैनॉट बी ग्रांटेड बिकॉज इट वुड कॉज डिले इन कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट, ठीक है। या इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क आना चाहिए था यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज करेक्ट। जब आप एसआरए का देखेंगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो उसके शेड्यूल में ये मेंशन्ड है कि साहब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है ना दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। ना क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, in case where the offender is not traced or identified but the victim is identified and where no trial takes place, the victim or his dependents cannot make an application to the state or the district legal service authority for award of compensation. ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट जाएगा। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बिकॉज 357 ए के 4 में मेंशन्ड है कि साहब इट enables the victims to seek compensation in such situations, ठीक। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, a victim of sexual assault committed in a neighboring state escapes in Delhi and reports the matter to the police. The local police refuses to register the FIR and application is moved before the Metropolitan Magistrate for a direction to the police to register the FIR, ठीक। अब इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, सॉरी, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना दैट इज करेक्ट कि भाई जो एमएम है ही कैन नॉट पास एनी डायरेक्शन एज ऑल द क्राइम्स आर लोकल एज पर सेक्शन 177 एंड 178 ऑफ द सीआरपीसी, है ना। एंड जो मैजिस्ट्रेट है ना वो पुलिस को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि साहब आप एक जीरो एफआईआर लॉन्च कर लीजिए, ठीक। ये केस हुआ है रमेश अवस्थी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जिसमें ये हेल्ड हुआ है शायद कि साहब जो भी मैजिस्ट्रेट्स है ना वो पुलिस को जीरो एफआईआर लॉन्च करने के लिए मतलब फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट या तो आप एफआईआर लॉन्च कराइए, है ना, जीरो एफआईआर आप लॉन्च करने के लिए आप पुलिस को नहीं बोल सकते, ठीक। ये एक केस हुआ है तो हमारे हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 179 की तरफ। सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज करेक्ट। नो स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिड्यूस टू राइटिंग शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 179 का डायरेक्ट ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 180 देखिए, क्वेश्चन नंबर 180 का जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यूटी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आर्टिकल 239 एए में मेंशन्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए फिर,
The fundamental duties enumerated in Article 51A of the Constitution include the following: to safeguard the public property भी है, to value and preserve the rich heritage भी है, to defend the country भी है. So इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है that is correct. Question 182 देखिए, the minimum age for eligibility for election to the office of President of India is, so इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 35 years. ठीक. क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, अंडर आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी है एंड लोकसभा एंड राज्यसभा भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज करेक्ट. Now question number 84 देखिए, does the constitution provide for the opinion to be rendered by any court on a question of law or fact other than by way of adjudication of list. ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, यस, द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज एडवाइजरी jurisdiction on a reference to the president of India. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, which of the following offices are not provided for in the constitution of India. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में एज सच उनके ऑफिस के बारे में जिक्र नहीं है. ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स वर नॉट इन द ओरिजिनल प्रियम्बल. सो ओरिजिनल प्रियम्बल के अंदर कौन कौन से वर्ड्स नहीं थे, तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स मेंशन नहीं थे, so इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है दैट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 187 देखिए, 187 में है कि भाई सिल्वेस्टर इज अरेस्टेड अंडर द सस्पिशन ऑफ हैविंग कमिटेड चीटिंग and forgery, in what circumstances will his confession made in the custody of a police officer be proved against him. So 187 का जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, if it is made in the immediate presence of the magistrate, so ये correct है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, as per the IEA, admissions may operate as estoppel against the persons who make them. So क्वेश्चन 188 का जो ऑप्शन नंबर 2 है that is correct. क्वेश्चन नंबर 189 देखिए क्या कह रहा है, how many years need to elapse before the electronic record in proper custody gives rise to a presumption as to the correctness of a digital signature under the Indian Evidence Act. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड प्ले करा है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया टू करेक्टनेस ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, जब आप सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो सेक्शन में करेक्टनेस ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर कहीं भी मेंशन नहीं है. ठीक है, क्या वो डिजिटल सिग्नेचर सही है या नहीं है, ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं है. ठीक है, सो इसका हमारे हिसाब से कि अगर इनका ये वर्ड प्ले को ध्यान में रखे ना हम, सो हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन जो आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नो सच पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है. देन फिर क्वेश्चन 190 देखिए, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज बिटवीन स्पाउस इज जनरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईईई. सो क्वेश्चन नंबर जो 190 है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 122 में. फिल इन द ब्लैंक्स है फिर देखिए क्वेश्चन 191, व्हेन अ मैन हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 years बाय दोज हु वुड हैव. अब यहाँ पे जो करेक्ट जो वर्ड है दैट इज हु वुड हैव नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम. ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर जो 4th है दैट इज करेक्ट. देन क्वेश्चन 192 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट इज ट्रीटेड एज. अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. 192 का ऑप्शन 2 हो गया. देन क्वेश्चन 193 देखिए, एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस इन राइटिंग और बाय साइन लैंग्वेज इन ओपन कोर्ट एंड रिड्यूस्ड इन राइटिंग इज. सो क्वेश्चन 193 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, वो ओरल एविडेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 194 देखिए, burden of proof in a suit or proceeding lies on the person. इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, who would fail if no evidence at all was given on either side. क्वेश्चन 195 देखिए, which of the following is true for burden of proof in civil cases and criminal cases. ठीक है, सो सिविल केसेस में होता है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एंड क्रिमिनल केसेस में होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. ठीक, सो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज करेक्ट. क्वेश्चन 196 देखिए फिर, a civil suit for infringement of a trademark with applications under Order 39 of CPC and Order 26 Rule 9 CPC was filed by the plaintiff during subsistence of a caveat filed by the defendant under Section 148A of CPC. The court, however, without issuing notice to the defendant, granted ex parte ad interim orders in favor of the plaintiff. Whether the court was correct in doing so. अब जो क्वेश्चन 196 है ना,
इसका ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से जो 2 है दैट इज करेक्ट, कि भाई कैविएट का पर्पस ही ये है कि साहब आप बिना उनको सुने, बिना कैविएटर को सुने आप कोई ऑर्डर ही पास नहीं करेंगे। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमको ज्यादा करेक्ट लगता है। एंड इसका एक केस लॉ भी है, निर्मला चंद्र वर्सेस गिरिधर नारायण के नारायण था शायद जो इसका नाम है, करेक्ट नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये इसका हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 197 देखिए, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपीयर और डिफेंड इन अ समरी सूट फाइल्ड अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज करेक्ट, 10 दिन का लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 198 देखिए, ए एग्जीक्यूटेड एन अग्रीमेंट विद बी एट दिल्ली प्रॉमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स एट चंडीगढ़, द गुड्स वर ड्यूली डिलीवर्ड बाय ए एट चंडीगढ़ एंड एक्सेप्टेड बाय बी। ठीक है, और उसके इनवॉइस पे ये मेंशन था कि सब कोर्ट्स ऑफ गुड़गांव विल हैव द एक्सक्लूसिव jurisdiction as the registered office उसका वहां लोकेटेड है। ठीक है, सो द सूट एट गुरुग्राम is not maintainable as no part of cause of action arose in गुरुग्राम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है ना, इसका ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट हो सकता है ना, कि भाई चूंकि सॉरी ऑप्शन नंबर 1 नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो सकता है कि साहब वो मेंटेनेबल है एज जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है गुड़गांव में है, एंड उसका इनवॉइस पर भी गुड़गांव है। दिल्ली में भी हो सकता है एंड गुड़गांव में भी हो सकता है। सो इस क्वेश्चन को, इसके ऑप्शंस को जरा देखना है जरा। ठीक है, सो क्वेश्चन 198 अभी हम इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, else use T for a decree of possession of property and mean profit. T fails to file its written statement. The possession is handed over during pendency of the suit. The prayer for damages is decreed with the consent of the parties to be paid at rupees 15 lakhs in 4 installment. T is unable to pay the said damages and therefore T challenges the said decree on the ground that the said amount has been decreed by the civil court without any evidence being led by the plaintiff against the said decree. अब जो क्वेश्चन नंबर 199 है ना, इसका हमारे हिसाब से आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, दैट नो अपील लाइज अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी। ठीक है, देन देखिए क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, a suit for specific performance was filed by Miss A against Mr. B. The summons in the suit were issued on 1/12/2022 and the same was served at the residence of an adult servant of Mr. B. As per the process server's report, the said servant was the only person who was found at the address specified in the summons. ठीक, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, अब जो ट्रायल कोर्ट ने डिक्लाइन करा टू एक्सेप्ट द सेम एज अ वैलिड सर्विस and directed the plaintiff to take fresh steps whether the service in this case on the servant was a valid service. ठीक, सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नो, बिकॉज एज पर ऑर्डर 5 रूल 15 सीपीसी सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड ऑन अ सर्वेंट। ठीक है, तो यहां तक खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 200 ऑफ द डीजेएस। ठीक, हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि हम आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बता पाए। हो सकता है कि एकाध एकाध आंसर्स में गलती हो या कुछ हो, सो वो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।